नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, देश के जिन 5 राज्यों में इसी अगले वर्ष अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें तमिलनाडु भी है। और तमिलनाडु वह राज्य है मित्रों, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए या किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए, न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी अभेद्य दुर्ग बना हुआ है। तमिलनाडु में 2 प्रमुख क्षेत्रीय दल, चाहे वो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हो, चाहे वो अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हो, यही दोनों पार्टियों का शासन 1969 के बाद से लगातार चलता आ रहा है। 10 वर्षों के शासनकाल, जो अन्ना द्रमुक का शासनकाल था, उसको समाप्त कर 2021 में द्रमुक की सरकार बनी और एमके स्टालिन पहली बार मुख्यमंत्री बने वहां। उसके बाद से लगातार इस बार जो स्थिति है उसमें दिख रहा है कि चूंकि तमिलनाडु का इतिहास रहा है अपवाद छोड़कर हर 5 वर्षों पर सरकार बदलने का इतिहास रहा है। दक्षिण के कुछ राज्यों में, विशेषकर तमिलनाडु, केरल, वैसे 2016 में तमिलनाडु में यह अपवाद बन गया था, जब दूसरी बार लगातार जयललिता की पार्टी अन्ना द्रमुक चुनाव जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। वैसे ही जैसे केरल में 2021 में एलडीएफ ने माने जो परंपरागत जो ट्रेंड रहा है उसको तोड़कर लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, वैसे ही तमिलनाडु में। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल दोनों, भारतीय जनता पार्टी एक साइड अन्ना द्रमुक के साइड और कांग्रेस पार्टी द्रमुक के साथ गठबंधन में है। यद्यपि 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अन्ना द्रमुक से अलग हटकर लड़ी थी, अपने बलबूते पर लड़ी थी। एआईएडीएमके का साथ बीजेपी ने नहीं लिया था, लेकिन अब उस चुनाव परिणाम से दोनों को सबक मिला है, एआईएडीएमके को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। सबक यह है कि अकेले लड़कर न एआईएडीएमके डीएमके गठबंधन का मुकाबला कर सकती है और न भारतीय जनता पार्टी को के लिए भी आज भी तमिलनाडु में अपने बलबूते पर सीटें जीत पाना मुश्किल है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में रहते हुए 20 विधानसभा सीट चुनाव लड़ी थी, जिसमें 4 उसके सीटों पर उसके उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक भी सांसद चुनाव जीतकर नहीं पहुंच सके लोकसभा में। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन को बनाया है। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का बनाना तमिलनाडु की चुनावी राजनीति को साधने का एक भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अब इस विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी को काफी तेज कर दिया है और इसी क्रम में 2 दिन पहले पीयूष गोयल को तमिलनाडु का प्रभारी एक बार फिर से बनाया गया है। और पीयूष गोयल और जो पलानीसामी हैं, जो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एआईएडीएमके के नेता हैं और एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इन सब की बैठक, कई दौर की बैठक चेन्नई में विगत दिनों हुई। इस बैठक में पीयूष गोयल के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अन्नामलाई, नागेंद्र नयनार, ऐसे जितने भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टेक होल्डर हैं, ये सब के सब उपस्थित थे। और इस बैठक में लगभग आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मेट बन चुकी है, जिसके अनुसार एआईएडीएमके 150 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एआईएडीएमके 150 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार लड़ी 20 सीटों के बदले में 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। कुल 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में शेष सीटें भारतीय जनता पार्टी पट्टाली मक्कल काची, डीएमडीके प्रेमलता विजयकांत की पार्टी अगर एनडीए में शामिल होती है तो उन्हें दिया जाएगा। साथ ही अब तक जो जिच बरकरार है कि वो पनीर सेल्वम और दिनाकरन की पार्टी को, चूंकि ये दोनों के दोनों पलानीसामी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वहीं पलानीसामी भी एनडीए में इन दोनों चेहरों को, चाहे वो पनीर सेल्वम हो चाहे दिनाकरन हो, दोनों में से किसी को भी एनडीए में शामिल होते हुए देखना नहीं चाहते।
और भारतीय जनता पार्टी का लगातार प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल ओ पनीरसेल्वम, दिनाकरन, एस रामदास, दोनों पिता पुत्र ए रामदास, एस रामदास के साथ साथ प्रेमलता विजयकांत को भी अपने गठबंधन में शामिल करने का बीजेपी पुरजोर प्रयास कर रही है। और शेष सीटें जो 34-10-44 सीटें हैं वो गठबंधन के उन छोटे छोटे सहयोगियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रखने का प्रस्ताव पलानीसामी के समक्ष रखा है। और उम्मीद ऐसी है कि 150 से 160 सीट के बीच AIADMK तैयार होगी। शेष सीटों का बंटवारा जो 74 सीटें बचती है, 60 के बाद 74 सीट से बचती है, उन 74 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी अपने अन्य छोटे छोटे सहयोगियों को समेटने का प्रयास करेगी और एक बड़ा अम्ब्रेला, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में बनाया है, वैसा ही एक अम्ब्रेला। और मित्रों एक बात याद रखिएगा, तमिलनाडु की राजनीति में दल अलग अलग है, लेकिन हर दल की अपनी एक जाति है। वैसे ही जैसे बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी मतलब कुर्मियों की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी मतलब पासवान जाति के नेताओं की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी मतलब जो महादलित वर्ग के, जो मुसहर जाति भूइयां समाज के लोग हैं उनकी पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी आपको पता है निषाद समाज के लोगों की पार्टी है। वैसे ही तमिलनाडु में भी प्राय जितनी जातियां हैं ना, हर जाति की अपनी एक एक पार्टी है। और इसी फॉर्मूले के आधार पर, जो फॉर्मूला बीजेपी ने बिहार में एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग करके एक फॉर्मूला बनाया है, जैसे बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार का फॉर्मूला बनाया हुआ है, वैसा ही एक फॉर्मूला तमिलनाडु में भी बीजेपी लगातार बनाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी का प्रयास है कि किसी भी कीमत पर MK स्टालिन की सरकार को वहां से इस बार अपदस्थ किया जा सके। तमिलनाडु में बीजेपी की इस बार की तैयारी किसी भी कीमत पर सत्ता परिवर्तन करने का है। और इस मामले में बीजेपी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आकलन है कि ये टी विजय की जो पार्टी है, एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन, टी विजय की पार्टी जो TVK का निर्माण किया है उन्होंने, ये जितना भी वोट काटेगी उसका लाभ सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। कारण है उसका कि टी विजय स्वयं क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं। क्रिश्चियन प्रायः पारंपरिक रूप से कांग्रेस और स्टालिन के गठबंधन को, DMK गठबंधन के साथ प्रायः वोट करती रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करती रही है। साथ ही ईसाइयों के साथ मुसलमान मतदाताओं का भी रुझान अभी विजय के तरफ जो है, थलापति विजय के तरफ लगातार दिख रहा है, साथ ही युवा वर्ग के लोग। ठीक है, तो ये तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को टी विजय अगर 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा ही मिलना है। जितना भी उम्मीद ऐसा किया जा रहा है, आकलन यह है कि लगभग 15 से 20% वोट जो है टी विजय को मिल सकता है, टी विजय की पार्टी को मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर जीत और हार का जो मामला है वो 35 से लेकर 38% वोट पाने वाले गठबंधन के खाते में जाएगी। जिस गठबंधन को 36, 37, 38% वोट मिला, समझिए कि उस पार्टी को बहुमत मिल जाएगा। तमिलनाडु में अगर मुकाबला त्रिकोणीय जब कभी भी होगा किसी भी राज्य में, ठीक है, जहां तीसरे नंबर की पार्टी अगर 15 से 20% वोट काटने की स्थिति में होती है, उस परिस्थिति में 37-38% पर बहुमत का फैसला किसी भी कीमत पर संभव है। तो अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम के आंकड़े को देखें अगर हम, तो लगभग 21 से 21.5% वोट जो है AIADMK को मिला था और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 11-11.5% वोट। तो बीजेपी को मात्र अगर इस अनुसार देखा जाए तो 5 से 6% वोट की और इसमें ऐड करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो एनडीए के खाते में एक और राज्य तमिलनाडु 2026 में वहां भी सरकार बन सकती है। क्या आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।